प्राइम डिबेट। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। श्री गंगानगर में भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बताया जा रहा है कि श्री गंगानगर जिले में तकरीबन 15 से 20 ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीज सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीजों की पहचान के लिए जिला अस्पताल में 3 डॉक्टरों की कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन यहाँ इनके इलाज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में श्री गंगानगर के डॉक्टर ब्लैक फंगस के मरीजों को बीकानेर मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। खास बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे जरूरी जीवन रक्षक इंजेक्शन लाइपोसोमोल भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों ने सरकार से 200 इंजेक्शन की मांग की है, लेकिन अभी तक वो खेप मिल नहीं पाई है। हमारे पास अभी ब्लैक फंगस के 2 केस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक केस तो है जो हमने जयपुर रेफर किया है, और एक केस जो विचित्र सिंह था वो डायबिटिक भी था और कोविड पॉजिटिव भी था और काफ़ी एज था, तो वो एक्सपायर हो गया है। और उसके लिए हमने 3 डॉक्टरों की कमेटी का गठन किया है। ये उस मरीज़ का जांच करेंगे, जांच करने के बाद में क्लिनिकली और देख के और डिसाइड करेंगे ब्लैक फंगस का केस है तो उसको फिर रेफर करने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे मेडिकल कॉलेज लेवल पे। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने मरुधरा की चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए राजस्थान सरकार ने घर घर जाकर सर्वे कराने का भी फैसला लिया है, ताकि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में बीमारी के लक्षणों की जांच हो सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खुद स्वास्थ्य कर्मियों के साथ घर घर पहुंचते देखे गए। इस सर्वे के जरिए अधिकारियों की कोशिश है कि अगर किसी मरीज में बीमारी के लक्षण दिखें तो उसे वक्त रहते इलाज दिया जा सके। यहाँ पर जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि माइक्रो जो अचानक केस बढ़ रहे हैं उनको लगाम लग सके। सर्वे के दौरान उन मरीजों की भी मदद की जा रही है जो घर में रहते हुए भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। पेशेंट को गाइड करते हैं, अगर उनका पॉजिटिव केसेस है तो उनको भी प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। सरकार का अनुमान है कि इस सर्वे के जरिए उन लोगों की पहचान हो पाएगी जो ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोरोना अब जिस तरह से बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, उससे इस बात की आशंका गहराने लगी है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। अकेले जोधपुर में पिछले 23 दिनों में ही 648 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात बस इतनी सी है कि बहुत कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। ज्यादातर बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि तो हुई है, लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण नहीं मिलने के चलते उन्हें घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि जोधपुर में 23 दिनों में 648 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि बच्चों में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के मामलों पर प्रशासन नजर रखे हुए है। साथ ही जोधपुर में अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए 36 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसमें से 60 बेड का NICU तो MDM अस्पताल में ही बनेगा। 30 बेड का दूसरा NICU उम्मेद अस्पताल में बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर S राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से शहर के अस्पतालों में 90 बेड का NICU भी बनाया जा रहा है। खास करके जितने भी हमारे शिशु विशेषज्ञ हैं, चाहे वो सरकारी में है या गैर सरकारी में है, हमने उन सबको पाबंद कर रखा है कि अगर एक केस भी ऐसा सामने आता है जिस केस में किसी बच्चे को कोविड पॉजिटिव है और उसको सीरियस हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ICU की ज़रूरत है, तो वो तुरंत हमें अवगत कराएं ताकि उस ट्रेंड को समय रहते हम लोग समझें। NICU जिसको न्यूनेटल ICU बोलते हैं, उसके लिए 90 बेड सैंक्शन हुए हैं। उसमें से 60 बेड हम यहाँ मथुरादास मातृ हॉस्पिटल में लगाएंगे और 30 बेड हम उमेद अस्पताल में लगाएंगे। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के 24 घंटे बाद आधुनिक सुविधाओं वाला नया कोविड-19 इमरजेंसी वार्ड भी शुरू हो गया है। नए आपातकालीन वार्ड में 20 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी, जबकि निगरानी कक्ष में 5 बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा रहेगी। यहाँ आपात स्थिति के लिए 4 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है।
आपको बता दें कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज के सर्जन डॉक्टर जेपी चौधरी को कोविड के इमरजेंसी वार्ड का प्रभारी बनाया गया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व जिला अस्पताल के पुराने आपातकालीन वार्ड में महज 6 बेड की सुविधा थी। कोविड-19 इमरजेंसी अभी शुरू किया गया आज दोपहर को 2 बजे से 20 बेडेड है और ये पूरा सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन है इसमें। पोखरण के कोरोना संक्रमित लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल उप जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण के जांच की सुविधा शुरू हो गई है। पहले लोगों को कोरोना संक्रमण के साथ साथ खांसी और बुखार जैसी बीमारियों में भी यहाँ सिर्फ सैंपल देने की सुविधा मिलती थी। यहाँ लिए गए सैंपल को जांच के लिए जैसलमेर भेजना पड़ता था, जहां से रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उप जिला अस्पताल में ही जांच की सुविधा शुरू हो गई है। यहां के बीसीएमओ का कहना है कि कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट पोखरण उप जिला अस्पताल के साथ साथ सांकड़ा खंड के सभी सीएचसी और पीएचसी में होने लगा है और इसके लिए मेडिकल मोबाइल यूनिट को लगाया गया है। क्षेत्र में अपन ने रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड का स्टार्ट कर दिया है, जिसमें 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट है जो गांव-गांव में कैंप लगा के ओपीडी भी चेक करती है। उसमें जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं उन सबके एंटीजन टेस्ट करके उसका रिजल्ट 15-20 मिनट में प्राप्त हो जाता है। जो भी पॉजिटिव आता है सिम्टोमेटिक उनको अपन वहाँ पे मेडिकल किट अवेलेबल करवा के तुरंत प्रभाव से उसको राहत दे देते। भरतपुर में लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बाजार या सब्जी मंडी या फिर अस्पताल, हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ अब प्रशासन की तरफ से कोई खास व्यवस्था नजर नहीं आती, जिसकी वजह से लोग भी बेफिक्र होकर बाहर निकल रहे हैं। कुछ दिन पहले पुलिस वालों ने कुछ कड़ाई की थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। ऐसे में हो सकता है पुलिस वालों ने इन लोगों के सामने हार मान ली हो और संकट काल को दावत देने वाले ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया हो। सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा लगा दिया गया है, लेकिन बाजारों में जो पहले जैसा माहौल है, लोगों की लापरवाही है, वो लगातार देखी जा रही है। बेवजह जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाजार में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर नज़ारा देख सकते हैं। बाजार में जो लोग हैं ज़्यादातर ऐसे ही नज़र आ रहे हैं जो बेवजह ही काम के और बिना काम के बाजार में घूम रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को सख्ती करने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी सख्ती करने की ज़रूरत है और लोगों को अपनी लापरवाही से अब बाज आना चाहिए, क्योंकि लगातार WHO जो है वो चेतावनी दे रहा है कि जो तीसरी लहर है उससे लड़ना मुश्किल होगा और प्रशासन है वो भी लगातार तैयारियां कर जुटा हुआ है। कोरोना से जंग जीतने की खुशी नैना गुप्ता के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। साथ ही वो बार बार हाथ जोड़कर RBM अस्पताल के डॉक्टरों को धन्यवाद भी कर रही हैं। आपको बता दें कि नैना गुप्ता दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली हैं। 1 महीने पहले वो कोरोना संक्रमित हो गई थी। दिल्ली में काफी भटकने के बाद भी उन्हें किसी अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया था। दिल्ली के बाद उन्होंने यूपी के नोएडा और गाजियाबाद के साथ साथ हरियाणा के गुड़गांव के अस्पतालों में भी कोशिशें की, लेकिन उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिली। इसके बाद नैना गुप्ता के परिवार वालों ने राज्य मंत्री भजन लाल जाटव से बात की। उन्हीं की सलाह पर नैना गुप्ता को उसके परिवार वाले भरतपुर के RBM अस्पताल लेकर आए। जिस वक्त नैना RBM अस्पताल पहुंची थी, उस वक्त उनका ऑक्सीजन लेवल 40% रह गया था। ऐसे में डॉक्टर भी सदमे में आ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1 महीने की कोशिशों के बाद नैना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है, जिसके लिए नैना पूरे अस्पताल और साथ में CM गहलोत का भी आभार व्यक्त कर रही हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। 2 बजे भी बुलाओ तो रात के 2 बजे भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर्स की कृपा से मेरे को जीवन दोबारा मिला। आज वो कम्प्लीटली रिकवर होकर के नेगेटिव होकर के और घर के लिए डिस्चार्ज हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि नैना गुप्ता जी की खुद की इच्छा शक्ति और हमारे स्टाफ की जो मेहनत रही है उससे ये रिकवर हो पाई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और विकास के क्षेत्र में जिला कलेक्टर आशीष मोदी की कोशिशें रंग लाई हैं और भारत सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए जैसलमेर जिला को लक्ष्य सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। दरअसल UNFPA यूनिट की कोशिशों की वजह से
जवाहर चिकित्सालय के प्रसव कक्ष की गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन की वजह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लक्ष्य सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इस सर्टिफिकेट के तहत 3 लाख रुपए की धनराशि और सम्मान पत्र दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाने के लिए पिछले 3-4 महीने से लगातार कोशिशें की जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ की सर्विस पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। हमें बहुत खुशी है, प्लेटिनम पुरस्कार मिला। राजस्थान में संभाग जोधपुर संभाग में प्रथम रहे, इसके लिए जैसलमेर का नाम रोशन किया है। हम और हमारी टीम ने काम किया और वहाँ से हमारा एक एनालिसिस हुआ वर्चुअली अभी तो, उसमें एक एक चीज़ को बहुत गहरी और बारीकी से आंका गया और उसमें हमने और हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। झुंझुनू जिले का ये छोटा सा गांव क्यामसर है। हर घर के सामने लगे कोरोना से बचाव वाले ये पोस्टर, दरवाजे पर रखे सैनिटाइजर और मास्क पहनने की आदत की वजह से अब तक यहाँ के सभी लोग कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। हमारे गांव के अंदर एक टीम बनाई गई है, जिसके जो कार्यकर्ता हैं वो पवन कुमार आलड़िया हैं। उन्होंने हमें समझाया कि गांव के अंदर एक टीम बनाई जाए, जिसके अंदर से मास्क वितरित किए गए हैं। कोई भी गली से बाहर नहीं निकला, गांव एकदम से सुरक्षित है। में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी युवाओं के माध्यम से ये सभी को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, और प्रत्येक घर के आगे नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर लगाकर सभी को प्रेरित किया जा रहा है और सभी युवाओं के माध्यम से सोडियम हाइपरक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ ही यहाँ के लोगों ने अपने बचाव की कोशिशें शुरू कर दी थी। सबसे पहले यहाँ के सभी लोगों ने मास्क पहनने की आदत डाली। हाथ धोने और सैनिटाइजेशन के साथ साथ सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया। इतना ही नहीं, जब जब सरकार की ओर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया, यहाँ के लोगों ने उसका सख्ती से पालन किया। तभी ये गांव अब तक सुरक्षित रह पाया है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। गुजरात के जामनगर से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ कुछ कार सवार बदमाशों ने एक आदमी की सरेआम हत्या कर दी थी। बताया गया है कि कुछ दिन पहले मामूली बात पर आरोपियों और इस आदमी के बीच विवाद हुआ था, जिसकी कीमत इस शख्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सीसीटीवी में हत्या की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, उसमें एक शख्स सड़क किनारे एक कुर्सी पर बैठा नजर आता है। तभी सामने की तरफ से आई एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद भी बदमाशों का गुस्सा कम नहीं हुआ। कार की टक्कर के बाद भी जख्मी हुआ शख्स जमीन से उठा और उस कार तक गया। इसके बाद आरोपी भी कार से नीचे उतरे और फिर उनके बीच हाथापाई हुई। इस बीच उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फिर चाकू लगने से इस शख्स की मौत हो गई। हत्या का गुनाह दाखिल किया गया और तपास चालू है उसके आगे। खास बात यह है कि इस हत्या में पुलिस के एक पूर्व जवान का भी नाम सामने आ रहा है। बेंगलुरु में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों से जोर जबरदस्ती करने का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नगर निगम के कमिश्नर ने मामले की जांच का आदेश दिया है। आरोप है कि वहां के एक इलाके में लोगों को सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए परेशान किया। इसी टेस्ट से जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिनमें एक में तो कोरोना टेस्ट करवाने वाले कर्मचारी एक लड़के से मारपीट करते नजर आए। इन लोगों ने पहले इस लड़के से कोरोना का टेस्ट कराने को कहा, जिसके बाद लड़के ने 2 टूक मना किया। फिर क्या था, एक शख्स उस पर टेस्ट कराने के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन लड़का लगातार मना करता रहा। यही नहीं, एक बार तो उसने ऊंची आवाज में गुस्सा कर भी इनकार किया। फिर क्या था, वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। 2 कर्मचारी उसे धक्का देकर जांच वाली टेबल तक लाए और फिर उनमें एक उस पर थप्पड़ बरसाने लगा। यही नहीं, उसने लड़के का एक हाथ भी मरोड़ा और उसे जमीन पर गिराकर मारने लगे। इस बीच दूसरे शख्स ने भी लड़के को पीटा और उसकी गर्दन पकड़कर टेबल तक लाया। एक और वायरल वीडियो में भी 2 लोग कोरोना टेस्ट करवाने से मना करने वाले शख्स के साथ जोर जबरदस्ती करते दिखे। इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद बेंगलुरु नगर निगम ने सख्ती दिखाई और निगम कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए।
गुजरात में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू के बीच दुकानें खोलने की इजाजत मिलने पर कई जगहों पर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले हफ्ते ही विजय रूपाणी सरकार ने राज्य के 36 शहरों में 27 मई तक रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाजार खोलने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद लोगों ने घरों से निकलकर खरीदारी ऐसे शुरू कर दी जैसे कोरोना काल से पहले त्योहारों पर बाजारों में भीड़ जुटती थी, जिसकी कुछ तस्वीरें सूरत से सामने आई, जहां बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। कुछ लोग पूरे परिवार के साथ घर से निकल पड़े। बच्चे बुजुर्ग हर उम्र के लोग बाहर घूमते मिले। भीड़ तो भीड़, इनमें कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया, कुछ लगाए दिखे भी तो वो सिर्फ दिखावे के लिए। इस तरह के हालात अहमदाबाद के बाजारों में भी दिखाई दिए। वहां दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि कोरोना नाम की महामारी ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। आरोप है कि पैसों के लेन देन के मुद्दे पर उनके बीच विवाद शुरू हुआ, जो अचानक इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक दुकान की छत पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। उस छत पर भी कुछ लोग नजर आए जो इस हमले का जवाब देने में पीछे नहीं रहे। इसके बाद तो दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। आसपास के लोग जुटकर इस लड़ाई को देखने लगे, लेकिन कोई बीच बचाव करने के लिए आगे नहीं आया। बाद में कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाने की जरूरत समझी। खबर है कि जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। दुकान पर सामान को लेकर कहासुनी हुई है और उसी में मारपीट हुई है। पथराव की इस घटना में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में भी लिया है। यूपी के उन्नाव में एक सब्जी बेचने वाले की मौत के मामले में आरोपी एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 पुलिस वालों की तलाश की जा रही है। 21 मई को हुई घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में 2 पुलिस वाले सब्जी बेचने वाले फैसल को ले जाते हुए दिखे। वीडियो में दिखा कि एक पुलिस वाला बाइक पर बैठा रहा और दूसरा पुलिस वाला फैसल को उसके पास लेकर आया। विजय चौधरी नाम के सिपाही ने उसे पहले थप्पड़ मारे और फिर दोनों पुलिस वाले फैसल को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गए। बाद में सब्जी बेचने वाले की मौत की खबर आई। घटना के वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया। फैसल की मौत के मामले में 3 पुलिस वालों पर हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सूचना क्राइम ब्रांच को दी गई है। एक अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कर्मचारी थे उनको पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। उसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को भी दे दी गई है। जिले के डीएम और एसपी रविवार की शाम बड़े सुरक्षा घेरे में फैसल के परिवार से मिलने पहुंचे थे। अधिकारियों ने परिवार को निष्पक्ष जांच और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। फैसल के परिवार की मांग है कि आरोपी पुलिस वालों को फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे भैया को 10 मिनट में मार दिया और वो तो 3 दिन से फरार है। घटना के सीसीटीवी वीडियो में फैसल को थप्पड़ मारता दिख रहा विजय चौधरी अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे एसओजी की टीम ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार के सासाराम से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक श्राद्ध कार्यक्रम में डांस का आयोजन कर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। कोरोना के कहर को रोकने के लिए बिहार के सभी जिलों में इन दिनों लॉकडाउन लागू है, लेकिन सासाराम में हुए इस श्राद्ध कार्यक्रम में लोगों ने सारी हदें पार कर दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में लोग डांस के नशे में चूर दिखाई दिए। ऐसा लगा कि उन्हें ना अपनी फिक्र है और ना ही अपने परिवार की, क्योंकि वो डांस करने वाले कलाकारों को देखकर ये भूल गए कि देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, कार्यक्रम में शामिल कलाकारों के अलावा कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। वहां लोग न सिर्फ एक दूसरे से सटकर बैठे दिखे, बल्कि डांस के दौरान कुछ लोग कलाकारों के ऊपर पैसे भी लुटाते नजर आए।
कोरोना के कहर के बावजूद देश के कई राज्यों में शादी समारोह में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस महामारी के खतरे के बावजूद लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करने से चूक नहीं रहे, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के पंचमहल से भी सामने आई है, जिसमें एक बारात में शामिल लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। कोरोना से बेपरवाह लोग जमकर डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। मस्ती के माहौल में ये लोग महामारी को भूल गए। ना तो किसी ने मास्क लगाना जरूरी समझा, ना ही जरूरी दूरी के नियम का ही पालन किया गया। दूल्हा भी मस्ती में थिरकता दिखाई दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से भी सामने आई। हालांकि ये बाराती पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने सबको मुर्गा बना दिया। ये बारात लेकर निकले तो थे दुल्हन लाने के लिए, लेकिन इन्हें बीच सड़क पर मेंढक दौड़ लगानी पड़ी। बताया गया है कि ये बाराती उत्तर प्रदेश के मऊ रानीपुर से आए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने सभी को बैरंग वापस कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। चीन के घनसू प्रांत में एक मैराथन के दौरान मौसम ने ऐसा विकराल रूप लिया कि मैराथन में हिस्सा ले रहे 21 लोगों की मौत हो गई। 100 किलोमीटर लंबी ये मैराथन चीन के किसी शहर की सड़क पर नहीं, बल्कि ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके में थी, जिसकी शुरुआत तो शानदार रही। स्टार्टिंग पॉइंट से 172 लोग पूरे जोश के साथ मैराथन में हिस्सा लेने के लिए दौड़ पड़े। आत्मविश्वास से भरपूर धावकों ने हाथ लहराते हुए अपने इरादे भी जता दिए। दौड़ते दौड़ते उन्होंने कई किलोमीटर का रास्ता भी तय कर लिया, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वो इस रेस की फिनिशिंग लाइन पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि जोरदार बारिश के साथ ओलों और तेज हवाओं ने धावकों को चारों खाने चित कर दिया, और जहां वो दौड़ लगा रहे थे वहां से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए फिर बचाव कर्मी भाग दौड़ करते नजर आए। रात के अंधेरे में वो लोगों की तलाश में पहाड़ों का एक एक कोना छानते नजर आए। बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 1200 से ज्यादा बचाव कर्मियों को काम पर लगाया गया, लेकिन कड़ाके की ठंड ने उनकी हालत भी खराब कर दी। हालांकि फिर भी वो एक एक जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक करते दिखे। कई लोगों को उन्होंने सुरक्षित ढूंढ भी निकाला। दिन से रात और रात से अगली सुबह भी हो गई, लेकिन बचाव कर्मियों का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि सुबह तो चीन की सेना के हेलीकॉप्टर भी मोर्चे पर लगे नजर आए और लगभग 24 घंटों बाद बचाव अभियान पूरा कर लिया गया। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में 2 दशक बाद एक ज्वालामुखी ने इतना लावा उगला कि 8000 लोग पड़ोसी देश रवांडा भाग गए। ये ज्वालामुखी पिछली बार साल 2000 में फटा था और तब सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 1 लाख से ज्यादा बेघर हो गए थे। यही वजह रही कि जब इस बार ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो लोगों को अपना खौफनाक अतीत याद आ गया। सामने आई एक तस्वीर में तो लावे का अंबार एक मकान पर धावा बोलने की फिराक में दिखा। उसको आगे बढ़ता देख कुछ लोग धधकते अंगारों को रोकने के लिए हाथ पैर मारने लगे, लेकिन खौलते लावे का रुख मोड़ना उनके बस में कहाँ था। लावे ने कुछ मकानों को फूंक डाला और लोग बस हाथ मसलते रह गए। Habari nyuma kabisa, lakini waliambia watu ambao wako tayari waanze kuenda mbele ya wakati। वहीं एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी की ढलानों से बहता हुआ लावे का सैलाब पास के गोमा शहर के एक बड़े हाईवे तक आ धमका और हर तरफ हाहाकार मच गया। हाल ये हो गया कि लावे की दहशत ने घर होते हुए भी लोगों को बेघर कर दिया। जान बचाने के लिए वो अपना आशियाना छोड़कर बोरिया बिस्तर समेट कर रातों रात भाग खड़े हुए। इतनी बड़ी तादाद में पलायन हुआ कि शहर की सड़कों पर दर दर भटकता हुआ लोगों का हुजूम नजर आया। इसके बाद सुबह जो तस्वीरें सामने आई उनमें ठंडे पड़ चुके लावे का अंबार शहरों को घेरे हुए नजर आया। साथ ही साथ जगह जगह सूखे लावे का ऊंचा ढेर लगा दिखा। दूर दराज के इलाकों के मकान भी आग उगलते लावे की तपिश में जलकर राख हो गए। उनके लोहे के गेट भी पिघल कर मुड़ गए। जिस 4 दीवारी के भीतर लोग रहा करते थे वहाँ चारों तरफ बस उनका मलबा ही नजर आया। Tunakiafika hatukutane kitu na manyumba yenye ilipona inabomolewa, wanaiba mavitu yote। हालात बेहतर हुए तो लोग रवांडा से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लौटने लगे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो अपने सिर ढकेंगे कहाँ, क्योंकि ज्वालामुखी तो उनका सब कुछ निगल चुका है। आम इंसान के अंतरिक्ष के सैर करने का सपना अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गया है।
अमेरिका की स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसक्राफ्ट ने न्यू मैक्सिको से 2 पायलटों के साथ सफल टेस्ट उड़ान भरी है। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को वर्जिन गैलेक्टिक के ही एक जहाज से आसमान में करीब 44,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया और वहां से स्पेसक्राफ्ट नीचे छोड़ दिया गया। स्पेसक्राफ्ट ने आवाज की रफ्तार से 3 गुना से ज्यादा रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते वो अंतरिक्ष को छूकर वापस पृथ्वी पर आ गया। बताया गया है कि इस स्पेसक्राफ्ट में 6 यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि अब तक इसे लाइसेंस तक नहीं मिला है और इससे पहले ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी समेत लगभग 600 लोग इससे अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए टिकट भी बुक करा चुके हैं, जिनमें एक टिकट की कीमत ही लगभग 2 करोड़ रुपए तक है।